मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आई हूँ वह है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड का भाषा संज्ञान और समाज का पेपर। भाषा संज्ञान और समाज का पेपर 2023 का डीएलएड फर्स्ट ईयर का। इसमें जो परीक्षार्थी के लिए निर्देश है वो है, सबसे पहले है सभी प्रश्न गणित जरूरी होते हैं और विकल्पात्मक प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिस प्रश्न के एक से अधिक भाग है उन सभी भागों का उत्तर एक साथ सतत लिखें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव एक प्राणी है जिसका विशिष्ट संबंध है। ठीक है, तो मानव का संबंध किससे होता है? समाज से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ध्वनि का मुख्य स्रोत है। ध्वनि का मुख्य स्रोत क्या होता है? मुख। अति लघुतरात्मक प्रश्न। भाषा का उपयोग किस साधन के रूप में होता है? और अति लघुतरात्मक प्रश्न है 1 नंबर का। भाषा का उपयोग किस साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो भाषा किस रूप में प्रयोग है? भाषा विचारों के आदान प्रदान में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक शेष व्याकरण की क्या अवधारणा है? एक शेष का मतलब होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही शब्द काम में ली जाए, जिसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, यदि महिला राष्ट्रपति है तब भी राष्ट्रपति कहेंगे और पुरुष राष्ट्रपति है तभी हम राष्ट्रपति ही शब्द काम में लेंगे। ये एक शेष की अवधारणा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो वर्ग समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, एक तो होते हैं पूंजीपति और एक मजदूर वर्ग, यानी कि अमीर और गरीब की जो खाई होती है वह। जेंडरीकरण किसे कहते हैं? छठा क्वेश्चन। जेंडरीकरण बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष का जो रहन सहन उठना बैठना अलग अलग तरीके का होता है, उसी को ही हम जेंडरीकरण कहते हैं। जब बालक बालिका अलग अलग तरीके से बोलते हैं, अलग तरीके से वर्क काम करते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, इनका रहन सहन पहनावा सब अलग अलग होता है, तो ये सब जेंडरीकरण के अंतर्गत आता है। 7वां क्वेश्चन है, शब्द व पद में मुख्य अंतर क्या होता है? शब्द एक छोटी सी सीमा है और पद में पूरा सेंटेंस आता है। कि भाषा के कौन कौन से रूप मिलते हैं? तो भाषा के जो रूप मिलते हैं, स्थानीय रूप है भाषा का, क्षेत्रीय रूप है भाषा का और विश्व स्तर पर रूप होते भाषा का। उसके बाद है 5 लोकोक्तियों का उदाहरण अर्थ व प्रयोग के साथ दीजिए। तो 5 लोकोक्तियाँ, हम कोई सी भी 5 लोकोक्तियाँ लेकर उनका अर्थ बताना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। 10वां क्वेश्चन है, भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है, यानी कि हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग वहाँ की भाषा भी अलग होती है। जिसे कहते हैं ना, 3 कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी बदले 8 कोस पर पानी, इस तरीके से होता है। तो यानी कि हर कुछ किलोमीटर के बाद या कुछ एरियाज़ के जगहों के बाद भाषा बदल जाती है। जिसे कहते हैं कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में अलग भाषा है। तो इन क्षेत्र को छोड़ने के ये एक निश्चित क्षेत्र हो गए इस भाषा को बोलने वाले। तो इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, उदयपुर या जयपुर जाते हैं तो भाषा बदल जाती है, यानी कि कुछ एरियाज़ के बाद भाषा का चेंज हो जाती है। 11वां क्वेश्चन, क्या मनुष्य स्वभावतः बहुभाषी के? समझाइए। सही है कि मनुष्य स्वभावतः बहुभाषी इसलिए क्योंकि घर में रहकर वो परिवार के साथ की भाषा सीखता है, समाज में जाकर अलग भाषा बोलता है, विद्यालय में महाविद्यालय में जा पढ़ता है, अपने मित्रों के बीच अलग भाषा बोलता है, इसलिए मनुष्य बहुभाषी के है।
लिखित और मौखिक भाषा में विभेद कीजिए। लिखित और लिखित भाषा है जो हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, और इसमें लिखित भाषा में व्यक्ति जितना मौखिक रूप से स्पष्ट रूप से बोलता हो तो उतना ही शुद्ध रूप से वो लिखेगा भी सही। मौखिक भाषा है, सबसे पहले बालक मौखिक भाषा ही सीखता है और शुरुआत में उसके छोटे छोटे शब्दों के द्वारा, एक एक शब्द के द्वारा अपनी बात का कहना शुरू करता है, और धीरे धीरे वो सेंटेंस बोलना सीख जाता है। फिर वाद विवाद, भाषण, आशु भाषण और अन्य सारी भाषा मौखिक उस रूप में होती है। 13वां क्वेश्चन है, वाक्य रचना में परिवर्तन के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। तो वाक्य की रचना में परिवर्तन के जो कारण है वो है वाक्य सेंटेंस का बनना एक तरीके से। तो यदि हम कहाँ पर हैं, जिस जगह पर हम होते हैं वहाँ के अनुसार, उसकी भाषा के अनुसार, उसके क्षेत्र के अनुसार हमारे वाक्य में भी परिवर्तन आ जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे पारिवारिक, सामुदायिक, सामाजिक और अन्य अनेक आर्थिक कारण सब इसमें डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अनिवार्य तत्वों की विवेचना कीजिए। और ये जो निबंधात्मक प्रश्न है वो है 8-8 नंबर के। 13 में 2 क्वेश्चन दिए गए, बीच में अथवा है, यानी कि दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। 14 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और उसके व्याकरण में पुरुषवादी होने के ढेर सारे संकेत मौजूद है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। हिंदी भाषा और उसके व्याकरण में पुरुषवादी होने के ढेर सारे संकेत मौजूद हैं। यानी जैसे हमने बोला जल, तो जल बोलने में कैसा लगता है, पुरुषवादी है, और पुल्लिंग शब्द है, और ऐसे कई ऐसे हो जाते हैं शब्द जो पुरुषवादी होते हैं। ठीक है, यानी कि उनको पुल्लिंग होते हैं, लेकिन और भाषा में यूज़ होते हैं। स्त्री के लिए भी वही यूज़ होते हैं, पुरुष के लिए भी वही यूज़ होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या व्याकरण में भी जेंडर की उपस्थिति होती है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है कि व्याकरण में जब लड़की बोलती है तो मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पहनती हूँ, मैंने ये किया, मैं यह करूँगी, इस तरह के वर्ड बोलती है। जबकि लड़का बोलता है मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पहनता हूँ, या मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा। ठीक है। तो व्याकरण में भी इसकी उपस्थिति ऐसे कैसे ही होती है, और शब्द और वाक्य सेंटेंस पुरुष और स्त्री के अनुसार बदलते जाते हैं। ठीक है। आपने मुझे सुना, इस पेपर को देखा, 2023 के पेपर को। मुझे उम्मीद है आपसे इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनके आंसर लिखें अपनी नोटबुक में और चेक करें कि आपने सही लिखा है। अगला पेपर लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।